तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है 3D ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन भी जो है इससे एग्जाम में ठीक ठाक रहता है, यानी कि जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो वो भी देखने को मिल जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो वो भी मिलेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है रेगुलर नहीं, लेकिन कभी कभी पूछते रहता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ज्यादातर स्टूडेंट को जो है ये चैप्टर थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, बाकी जो पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा भारी लगेगा, इसलिए कि 3D की जब भी बात होती है तो हम लोग जो है पॉइंट जो है स्पेस में लेते हैं, उसकी वजह से जो है काफी दिक्कत आती है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर हम लोग समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। हल्का भी जो है बीच बीच में छोड़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट जो है सीखेंगे उससे जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। कुछ जो है इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 2D जो हम लोग पढ़े हैं, जो 10th क्लास में पढ़े हैं, उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर आ जाएंगे। जैसे एक्सिस वगैरह जो है हम लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे ये सब बात जो है हम लोग 10th में पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। जब भी इसमें पॉइंट की बात की जाती है, जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट यहाँ पी है और इसका कोऑर्डिनेट, ये 2D की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो हम लोग यही समझते हैं कि भाई इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वाई बोलते हैं, और इसी पॉइंट से जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस होगा इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं। इसलिए ये अगर एक्स है तो ये भी कितना के बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। ये 2D की बात है। जब हम लोग 3D में आएंगे, तो ध्यान रखो यही पॉइंट जो है वो स्पेस में लेना पड़ेगा, और हम लोग 3 एक्सिस काउंट करेंगे। एक तो हम लोग एक्स एक्सिस काउंट करेंगे, एक आपका वाई एक्सिस रहने वाला, और एक रहेगा आपका जेड एक्सिस। 3 एक्सिस आ जाएगा। और अब अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पी लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट जो है मान लो एक्स है, वाई है और जेड है, तो इसका डिस्टेंस जो है कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से भी होगा, वाई एक्सिस से भी होगा और जेड एक्सिस से भी होगा। ठीक है, चलो देखो कहां से पॉइंट जो है मिलाना है, जेड एक्सिस से भी होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग प्लेन काउंट करते हैं। जैसे एक्स और वाई को मिलाओगे तो एक प्लेन बनेगा, तो उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं। जैसे वाई और जेड को मिलाओगे तो एक प्लेन बनेगा, तो वाई जेड प्लेन होगा, और एक्स और जेड को मिलाओगे तो ये जेड एक्स प्लेन आ जाएगा। तो अब जब हम लोग जब भी पॉइंट की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो एक्स है, ये एक्स जो है पी पॉइंट का डिस्टेंस है, लेकिन कहां से डिस्टेंस है, तो एक्स को छोड़ करके ये वाई जेड से डिस्टेंस होगा। ठीक है। जब भी अगर बोला जाए कि x जो है वो p पॉइंट का डिस्टेंस है, तो x जो है p पॉइंट का डिस्टेंस है, लेकिन कहां से है, तो x को छोड़ने के बाद जो yz प्लेन बनेगा, जो ये इस साइड पे जो yz प्लेन बनेगा, yz प्लेन से ये डिस्टेंस कहलाएगा। इसलिए हम लोग अगर x y और z तीनों की बात करें तो x के बारे में हम लोग लिखते हैं कि x जो है ये क्या है, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p। कहां से डिस्टेंस है, तो फ्रॉम yz प्लेन। जिसका डिस्टेंस पूछे उसको छोड़ करके बाकी को जो है काउंट कर लेना है। जैसे अगर y की बात करेगा तो y भी क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, तो p का डिस्टेंस है, और कहां से डिस्टेंस है, तो y को छोड़ दोगे तो कितना बनेगा, zx प्लेन। जैसे z की बात करें तो z के बारे में बोलेंगे कि ये भी एक डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, तो p का, और कहां से ये डिस्टेंस है, तो फ्रॉम xy प्लेन। इतनी बात ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे चले। चलो अब आगे समझते हैं। देखो चलो, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आ जाता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। पहला जो आ जाएगा वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। अब क्या है कि मान के चलो कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है, जैसे मान के चलो
कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और मान लो कि एक पॉइंट है P जो कि स्पेस में है। स्पेस में जब ये बोले तो समझ जाओगे कि हमको तीनों एक्सिस काउंट करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अब x के साथ ये जो पॉइंट है इसके साथ अगर हम क्या करें, आई कैप लगा दे। जैसे x क्या है, x का जो डिस्टेंस आएगा वो कौन सा डिस्टेंस आएगा, तो वाई जेड से जो डिस्टेंस बनेगा P पॉइंट का। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर इसका हमको पोजीशन वेक्टर लिखना हो, इसका अगर हमको पोजीशन वेक्टर लिखना हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और ये कितना के बराबर होता है, तो पहला जो है उसके साथ I लगा दोगे, दूसरा है उसके साथ J लगा दोगे और जो तीसरा है उसके साथ K लगा दोगे। यही इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इतनी बात समझ रहे हो। जब भी कोई पॉइंट स्पेस में होगा और उसको हम लोग को पोजीशन वेक्टर लिखना है उसका, तो ध्यान रखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई लगा देना है, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ जे लगा देना और जो जेड कोऑर्डिनेट है उसके साथ के लगा देना है। तो वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो यहाँ P और इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2, 3, 4। हमको बोला इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू, पहला जो 2 है उसके साथ I लगा दो, जो दूसरा 3 है उसके साथ J लगा दो और जो तीसरा 4 है उसके साथ क्या करना है, K लगा देना है। यही इसका कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। यही इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। ध्यान रहेगा ये बात। तो जब भी किसी पॉइंट का, जब भी कोई पॉइंट जो है स्पेस में है और उसका हमको पोजीशन वेक्टर लिखना हो, तो पहले के साथ आई लगाना है, दूसरे के साथ जे लगाना है और तीसरे के साथ के लगा देना, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला सब हम लोग 10th में भी देखे होंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कि 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो पॉइंट लेना है, जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट है A जो है x1, y1, z1, और एक पॉइंट है B जो कि है x2, y2, z2, ये दिया हुआ है। और हमको बोला कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब 10th में हम लोग क्या पढ़े थे, चूंकि 2D में था तो x1, y1, x2, y2, z तो आता नहीं था। यहाँ चूंकि 3D में है तो इसलिए z भी एक और एक्सिस काउंट होगा। और इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, यानी कि AB अगर हमको निकालना हो, तो AB इक्वल टू हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जैसे 10th में पढ़ते थे x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 इसका होल स्क्वायर प्लस z2 और माइनस में z1 इसका होल स्क्वायर, और इस पर लग जाएगा रूट। ऐसा ही पढ़ते थे हम लोग 10th क्लास में। बात समझ में आ रही है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला, इसको याद कर लोगे। कभी भी आगे देखोगे कि 2 पॉइंट के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस निकाल देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, सेक्शन फार्मूला। ये भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला को जो है हम लोग वहां पढ़े थे हिंदी में, सेक्शन फार्मूला को बोल देते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, तो जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, z1, और एक दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2, z2। ठीक है, अब मान के चलो कि एक तीसरा पॉइंट है P जो कि है x, y, z, और ये P पॉइंट जो है AB लाइन को m रेशियो n के रेशियो में क्या करता है, m रेशियो n के रेशियो में इसको क्या करता है, बांट देता है। जैसे P पॉइंट लिए तो जिसमें से कुछ भाग देखोगे इस साइड बढ़ जाएगा, कुछ भाग उस साइड बटेगा।
तो मान लिए कि ये भाग जो कट हुआ इसका लेंथ जो है m है और ये भाग जो कट हो रहा है इसका लेंथ कितना है, n है। तो यहां से अगर हम लोग देखें, अगर x y z इसका कोऑर्डिनेट पूछ ले कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा और z कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अगर x कोऑर्डिनेट लिखना हो तो ध्यान रखोगे mx2 प्लस में nx1 और बट्टे में आ जाएगा m प्लस में n। अगर हमको y कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखेंगे my2 प्लस में ny1 और बट्टे में m प्लस n। और अगर हमको z कोऑर्डिनेट लिखना हो तो लिखेंगे mz2 प्लस में nz1 और बट्टे में m प्लस n। ये तीन फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जब भी सेक्शन फार्मूला की बात होगी, यानी कि जब भी किसी लाइन को कोई तीसरा पॉइंट जो है क्या करेगा, कट करेगा, कुछ पार्ट में जो है उसको डिवाइड करेगा, तो इस बीच वाला पॉइंट, जो पॉइंट कट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला सब याद करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो किस तरीके से लिखना है ना, सेम ही चलेंगे हम लोग कि जैसे मान के चलो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ये दिया हुआ है। अब तीसरा एक पॉइंट है पी जो है x, y, z। लेकिन ध्यान रखो ये सेम रेशियो में इसको बांटा, मान के चलो इस साइड भी m कट हुआ, इस साइड भी, मतलब सेम रेशियो, एकदम बीच में आ रहा है। तो अगर ये एकदम बीच में है, बराबर भाग में अगर बांट रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको बताना हो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ध्यान रखोगे x बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x1 प्लस में x2 x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 आ जाएगा। y का अगर लिखना हो तो y1 प्लस में y2 बट्टा में 2 आ जाएगा। और अगर z लिखना हो तो z1 प्लस में z2 और बट्टा में 2 आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब भी मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2 और z बराबर z1 प्लस z2 और बट्टा में 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। आप सेंट्रॉइड पढ़े होगे 10th क्लास में कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो वहां 2 पॉइंट के लिए पढ़े थे, यहाँ 3 पॉइंट के लिए पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो कि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स जो है, एक वर्टेक्स है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और z1। एक वर्टेक्स है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। और एक आ जाएगा सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3। इस तरीके से एक जो है ट्रायंगल दिया है और तीनों वर्टेक्स दे दिया है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा। इसी को हिंदी में हम लोग केंद्रक बोल देते हैं। तो सेंट्रॉइड का जो है कोऑर्डिनेट निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, x अगर लिखना है तो लिखेंगे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टा में आ जाएगा 3। y अगर लिखना है तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बट्टे में आ जाएगा 3। और अगर z लिखना है तो कितना बन जाएगा, z1 प्लस में z2 प्लस में z3 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ रहे हो, सेंट्रॉइड के लिए ये फॉर्मूला आएगा। ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ध्यान रखना है, ज्यादातर फॉर्मूला आपका यूज होगा मिड पॉइंट वाला, और एक आपका यूज होने वाला है ज्यादा सेक्शन फॉर्मूला, जो हम लोग mx2 प्लस nx1 और बट्टे में m प्लस n वाला देखे। बाकी फॉर्मूला का थोड़ा कम यूज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बट दिमाग में होनी चाहिए ये सब फॉर्मूला। चलो अगला है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब ये सब का बहुत ज्यादा यूज है और क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो इसी सब पे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए कि ये थोड़ा सा नया हो जाता है। बाकी क्या है कि जो 10th वगैरह में भी थोड़ा है, तो इसलिए उस सबको थोड़ा सा कम टच करता है। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है 10th में नहीं है, यहीं पढ़ना है, तो इसलिए इसको ज्यादा टच करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछना हो या फिर उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना हो।
तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, आगे डायरेक्शन रेशियो आएगा, फिर एंगल निकालने का आएगा, तो इस सब पे जो है ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपका इसी पे बनेगा। और पूरे 3D में अगर देखोगे, अगर हमसे पूछा जाए कि पूरे 3D में किसका सबसे ज्यादा खेल है, तो वो है डायरेक्शन रेशियो। अभी इसी के आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, उसका बहुत ही ज्यादा खेल है। अगर डायरेक्शन रेशियो पे पकड़ है, आप अगर अच्छे से समझ रहे हो कि डायरेक्शन रेशियो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, कब डायरेक्शन रेशियो किस लाइन का क्या लेना है, तो फिर कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ज्यादातर जो खेल है वो किसका है, डायरेक्शन रेशियो का ही है। बात समझ रहे हो इतना? चलो, तो डायरेक्शन कोसाइन को समझते बोला है कि इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा, एंगल अल्फा बीटा और गामा विथ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन, अब ध्यान देना, देखो अगर कोई लाइन है, जैसे मान के चलो, पहले तो हम लोग 3 एक्सिस ले लेते हैं, इसको अच्छे से समझना भाई, मतलब फिर 3D जो है 3D ही रह जाएगा, है ना, पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। अब मान लो कि कोई एक लाइन है, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है एल। अब इसने क्या किया, बोला कि अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी कि एक्स के साथ अल्फा एंगल बना लिया, वाई के साथ बीटा एंगल बना लिया और जेड के साथ गामा एंगल बना लिया। यानी एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा। उसके आगे लिखा है देन, यानी कि अल्फा बीटा गामा जब एंगल बनाएगा तो ध्यान रखोगे कि इसी के साथ तुम कॉस लगाते चलो, और इसको हम लोग एल से दिखाते हैं, ये अभी आगे हम लिखवा भी देंगे, तो ध्यान रखो इसका जो कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों इसका कहलाएगा डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस। ये ध्यान रखना है कि जो एंगल बना उसके साथ अगर आप कॉस लगा दिए और कॉस लगाने के बाद जो मान आ रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अब इसमें क्या है कि जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है एक्स वाला, जो एक्स के साथ एंगल वाले में जो कॉस लगा है, तो इसको हम लोग एल से लिखते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि जो एल है ये कॉस अल्फा के बराबर है। जो दूसरा वाला है उसको हम लोग एम से लिखते हैं, जो कि कॉस बीटा के बराबर है, और जो तीसरा वाला उसको हम लोग एन से लिखते हैं, जो कि कॉस गामा के बराबर है। क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो है वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसका मतलब एल एम और एन जो है ये भी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। जिसमें एल जो है वो किसके लिए है, एक्स वाले के लिए, जो एम है वो किसके लिए है, वाई वाले के लिए, और जो एन है वो किसके लिए है, जेड वाले के लिए। इतनी बात समझ रहे हो? अब एक फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखना, और क्यों जो है ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, बट एक चीज जो है यहाँ ध्यान रखोगे, जो एल एम और एन आया है तो ध्यान रखोगे कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना है। बात समझ रहे? ये ऑब्जेक्टिव तो खैर कितनी बार पूछ चुका है कि बताइए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, और इस पर जो है ऑब्जेक्टिव में और जो है 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी दे देता है, ध्यान रखना है। इसी पर जो है तुमको ऑब्जेक्टिव भी जो है मिल जाएगा और इसी पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ध्यान रखोगे। चलो जल्दी छापो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलें। चलो देखो, अगला देखोगे ये टर्म है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे, इसके लिए जो है देखोगे इसका डेफिनेशन की बोला कि एनी 3 नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द direction cosines L, M, N respectively of a line are called the direction ratio of a line। तुम इतना सिर्फ समझ लोगे कि कोई भी 3 नंबर है जिसमें दे दिया है कि वो तीनों नंबर क्या है, A है, कॉमा B है और कॉमा C। A, कॉमा B, कॉमा C, ये 3 नंबर दिया हुआ है, और उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो भी दे दिया है कि L है, M है और N है। ठीक है, आगे बोला है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का यहां सीधा सा मतलब समझोगे कि अगर हम एल बट्टा एम निकालें, ठीक है, और एम बट्टा सॉरी
अगर हम L बट्टा A निकाल लें, L बट्टा A निकालें, M बट्टा B निकालें और N बट्टा C निकालें, तीनों वैल्यू निकाल करके देखें, L बट्टा A, M बट्टा B और N बट्टा C। अगर ये तीनों का तीनों बराबर हो गया, अगर आ गया कि L बट्टा A बराबर है M बट्टा में B और बराबर है N बट्टा में C, अगर ये तीनों का तीनों बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। और इस केस में ये जो A, B और C है, ये क्या कहलाएगा उस लाइन का, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। बात कुछ समझ पा रहे हो? कोई भी तीन नंबर हो और एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, दिया हुआ है, अगर इसका हम लोग क्या करें, रेशियो निकाल करके देखें, अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब जो नंबर हम लोग लिए हैं उसको बोलेंगे कि वो उस लाइन का क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखोगे, अगर पहले से दे देता है कि एबीसी जो है वो क्या है, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, तो इसका मतलब है कि ये रेशियो जब निकालोगे तो वो हमेशा क्या आने वाला है, बराबर ही आने वाला है। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन हम लोग उसको बोलेंगे कि जब कोई लाइन जो है वो क्या कर रहा है, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ जो एंगल बना रहा है उसके साथ जब हम कॉस लगा देते हैं तब जो टर्म आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और कोई भी नंबर में जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर का रेशियो जो है निकालेंगे हम लोग किसके साथ, एल के साथ, एम के साथ, एन के साथ, अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब जो नंबर लिए हैं वो नंबर क्या कहलाएगा, उसका डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब यहीं से देखो कहानी शुरू हो जाए डायरेक्शन कोसाइन की, और ये कितना आएगा वो देखना तुम आगे। और आगे कुछ क्वेश्चन भी जो है पी वाई क्यू भी रखे हुए हैं, ठीक है, आगे जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं तो वो पी वाई क्यू भी है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखोगे वहां एकदम भर भर के आएगा डायरेक्शन रेशियो। बोला है कि एक ऐसा लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, ध्यान रखोगे, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे मान के चलो ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका हमसे पूछे कि बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखो जो पॉइंट है उसी को डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं। यहाँ क्या बोल देंगे कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं, कुछ कुछ बात है जो हल्की हल्की बात। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। अब समझना है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे मान के चलो कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये है पी पॉइंट जो है x1 y1 z1, ठीक है, और एक पॉइंट है आपका q x2 y2 z2, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। अब अगर इसका तुमसे पूछ ले कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, अब अगर पूछा जाए कि बताओ इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, उसके बाद कॉमा लगा दोगे, y2 माइनस में y1, इसके बाद कॉमा लगा दोगे, z2 माइनस में z1, इसके बाद, तो ये इसका कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। एक पॉइंट से पास करे तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वही उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, और अगर दो पॉइंट से पास करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को जो है माइनस करोगे। जैसे पी क्यू का अगर लिखना है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताते हैं इसमें, थोड़ा सा इस चीज को जो है समझोगे। जैसे हम लोग देखें कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है, इस चीज को समझना, ये भी आगे आएगा, A, B, C, ठीक है,
या ऐसा मान लो कि कोई लाइन है जो किससे पास कर रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी से, तो वो उसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। और उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन से वो दिया हुआ है कि एल है, एम है और एन है। तो एक तो तरीका हम लोग देखें कि एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। एक तो ये देखें। दूसरा, अगर हमको रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो ध्यान रखना है कि एल का फॉर्मूला होता है ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम का लिखना हो तो इसके लिए ध्यान रखो बी बट्टा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। और एन का अगर लिखना हो तो ध्यान रखो सी बट्टा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में सी का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो कि अगर एंगल के फॉर्म में तुमको डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो तो एंगल के फॉर्म में एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। और डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखना हो तो एल बराबर ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन बराबर सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखो जब हम लोग बात किए थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है 1 क्यों होता है, तो वो यहीं से आएगा। इसमें ध्यान से देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। यहाँ से स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ का रूट हटेगा। और यहाँ स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर मिलेगा, रूट हटेगा। जब इस सब को एक साथ प्लस करोगे ना तो नीचे में भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ऊपर में भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये तुम खुद जो है करके देखना, इसको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा सा समझो। अच्छा, एक चीज देख रहे हो कि एल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पहला डायरेक्शन रेशियोज जो ए आया था और जो है टोटल का क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब टोटल का स्क्वायर करके रूट लगा कर डिवाइड कर रहे हैं। अगर दूसरे का निकालना मतलब एम निकालना है तो दूसरा का जो दूसरा डायरेक्शन रेशियोज बट्टा में जो टोटल लिखना है, और तीसरा अगर निकालना है तो तीसरे का डायरेक्शन रेशियोज और बट्टा में टोटल लिखना है। अगर इसी तरीके से जैसे अभी देखे हो कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो उस केस में जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो आता है तुम्हारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस में z1। ये डायरेक्शन रेशियोज आता है। अगर इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो, तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम निकाल लेंगे r का मान, अलग से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं कि बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए देखो अभी क्या रहा था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ एक जगह पर है x2 माइनस x1 तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z2 माइनस में z1 इसका होल स्क्वायर और इस पर क्या लग जाएगा, रूट। अब फार्मूला लिखने में बार बार इसको नहीं लिखना पड़े उसके लिए हम इसको क्या कर लिया, आर वेक्टर का मॉड। अब अगर हमको एल लिखना है तो एल बराबर क्या होता है, पहला उतारते हैं x2 माइनस x1 और डिवाइड किससे करते हैं, टोटल से। तो इतना बड़ा नहीं लिख करके सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिख देंगे, एम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 और बट्टा में इसका मॉड। और अगर n लिखना हो तो क्या लिखेंगे, z2 और माइनस में z1 और बट्टे में आर वेक्टर का मॉड। ये इसका कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। 2 पॉइंट से पास करेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, समझ रहे हो बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कि 2 लाइन के बीच अगर हम लोग को एंगल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब उसके लिए देखो क्या करना है, ध्यान से समझना इस बात को, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो क्या करना है, जैसे मान के चलो कि कोई 2 लाइन है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक लाइन है L और एक लाइन है, मान लो, या इसको हम लोग बोल देते हैं L1 और एक लाइन है L2 दो। अच्छा, इसका तो आगे भी जरूरत पड़ जाएगा, 1 मिनट, कुछ अलग ही मान लेते हैं। इसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं Q। अब बताओ, कट करेगा तो दोनों के बीच एंगल कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है ना,
है ना। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि एंगल कितना के बराबर है, थीटा के। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है ये दे दिया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N1, इसका डायरेक्शन कोसाइन ध्यान रखो। और दूसरे वाले का डायरेक्शन कोसाइन दिया, इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया L2 M2 और N2, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया। और इसका डायरेक्शन रेशियोज मान के चलो दे दिया A1 B1 C1, और इसका डायरेक्शन रेशियोज दे दिया A2 B2 और C2। ध्यान से बात को समझोगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में इसी तरीके से जो है मेंशन रहेगा कि कोई दो लाइन है तो एक लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 दिया हुआ और उसका डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, और दूसरा लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 और N2 और उसका जो डायरेक्शन रेशियो जो है वो A2 B2 और C2 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगर इसमें मान के चलो एंगल हमसे पूछ रहा है तो एंगल के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, कॉस थीटा बराबर। अब कॉस थीटा बराबर ध्यान रखोगे L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जब भी दो लाइन के बीच अगर तुमसे एंगल पूछ रहा है तो ध्यान रखोगे कि ये कितना के बराबर आ जाएगा, L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। ठीक है। अब दो पॉइंट यहां ध्यान रखोगे। पहला पॉइंट कि इफ P एंड Q आर, इफ यहां कुछ कंडीशन है वो लगा देते हैं, P एंड Q आर पैरेलल, या पहले परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर। मान लो कि P और Q जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब बताओ 90 डिग्री का एंगल अगर बनाएगा तो थीटा के जगह पर हमको कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब cos 90 कितना होता है, 0। तो यहां से ध्यान रखो एक कंडीशन बनेगा L1 L2 प्लस में M1 M2 और प्लस N1 N2, इसका मान जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के। ये कंडीशन ध्यान रखना। दूसरा कंडीशन ध्यान रखोगे कि इफ P एंड Q आर पैरेलल, अगर दोनों समांतर है तो इस केस में ध्यान रखोगे L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। इतनी बात समझ रहे हो, जल्दी इसको नोट करो, अगले पेज पर इसको समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, चलो देखो, जब भी दो लाइन एक दूसरे से, जैसे मान के चलो कि P जो है अगर वो परपेंडिकुलर रहा किसके, Q के, तो इसका मतलब है कि अगर इसके डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम गुना कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और दूसरा कंडीशन है कि अगर ये पैरेलल है Q के तो इस केस में L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। ये दोनों कंडीशन याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में जब भी तुमसे ये पूछे कि बताइए कि दो लाइन जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ कीजिए कि दो लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो अगर प्रूफ करने वाला पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल करके देखेंगे। अगर रेशियो बराबर आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये पैरेलल है, अगर रेशियो बराबर नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन जैसे बोल देगा कि के का वैल्यू बताइए जब दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। सेम उसी तरीके से इसमें बोल देगा कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करने का क्या तरीका है, दोनों के डायरेक्शन को साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे, वो 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि के का वैल्यू बताइए जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सिंपल है, इसी पे बैठा दोगे, इसमें कहीं एक के बचेगा, बाकी सब जो कांस्टेंट आ जाएगा, गुना भाग करोगे, आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम लोग रेफरेंस में ले लेंगे उसको। बस इतना ध्यान रखोगे कि परपेंडिकुलर के लिए ये कॉन्सेप्ट है और पैरेलल के लिए ये कॉन्सेप्ट है, और एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट लगाओगे cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस में N1 N2। कोई दिक्कत यहां तक? रेशियो में अगर ध्यान रखना हो तो रेशियो में एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे L1/L2 M1/M2 प्लस में N1/N2 होता है, उसी तरीके से अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा दो लाइन का तो A1/A2 B1/B2 इक्वल टू होता है C1 और बट्टे में C2 के। ये भी ध्यान रख सकते हो, यह भी आगे आएगा, इसको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो अगला देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा था, इसको अच्छे से पहले पढ़ो। मेन है कि पढ़ने के बाद देखो 3D में क्या है कि क्वेश्चन जो लिखा रहता है वो एक दो लाइन में रहता है। अब बिहार बोर्ड वाले का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। इतना ज्यादा दिक्कत हो, पढ़ के समझ ही नहीं पाता कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पहले तो जो है इसको पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो, और क्या क्या डेटा दिया है पहले उसको निकाल करके इसमें से लिखना है। देखो क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक लाइन है जो 45 डिग्री का और 60 डिग्री का एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का सीधा सा मतलब होता है कि पहले 45 और एक्स एक्सिस का यूज किया है, मतलब एक्स के साथ 45 बनेगा और वाई के साथ 60 बनेगा। तब बोल रहा है कि व्हाट एंगल्स डज इट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, कि ये लाइन जो है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। इसके लिए देखो करना क्या है। इतना समझ पा रहे हो कि कोई लाइन है जो x के साथ, y के साथ और z के साथ, तीनों के साथ एंगल बना रहा है। पता है कि x के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा बोलते हैं, और क्वेश्चन में दे दिया है कि x के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना के बराबर है? 45 डिग्री। y के साथ जो एंगल बनता है, y के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा बोलते हैं, और ये भी दे दिया है क्वेश्चन में कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और z के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं, और यही हम लोग को निकालना है कि गामा कितना के बराबर होगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े? एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 के। कोई दिक्कत नहीं। एल के बारे में बता दिए थे कि ये कॉस अल्फा के बराबर होता है, तो अगर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये होता है कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना के बराबर? 1 के। अब सबका वैल्यू पुट करो। कॉस स्क्वायर अल्फा जो है कितना के बराबर है? 45 डिग्री के, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना के बराबर है? 60 डिग्री के, अब प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। ये तो हम लोग को निकालना ही है। ठीक है, अब देखो cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। cos 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में आ जाएगा cos स्क्वायर गामा, और इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1। अब इसका स्क्वायर करोगे 1/2 बचेगा, और ये 3/4 हो जाएगा। कितना बनेगा ये? देखो कितना आ जाएगा। ये आ रहा था 1/√2 इसका स्क्वायर, और प्लस में 1, सॉरी कितना आ जाएगा? √3/2 इसका स्क्वायर, और प्लस में आ रहा था कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 1। इसका स्क्वायर करो 1/2, इसका स्क्वायर कर दोगे 3/4, प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब इसका जो है जोड़ घटाव कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 2 + 3/4 प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा की अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस ये बन जाएगा 5/4। कितना आ जाएगा ये? -1/4। कितना बनेगा? -1/4। अब कितना आ जाएगा? -1/4 ही आ रहा है ना। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आ गया -1/4। इसको कितना लिख सकते हो? एक बार चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है।
1/2 प्लस 3/4 2 प्लस 3 स्क्वायर हटाने पे कितना आ जाएगा, एक बार चेक करो इसको, देखो तो। हम लोग वैल्यू गलत पुट किए हैं क्या, देखो। अच्छा अच्छा, क्या था देखो तो। हाँ हाँ, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, देखो यहाँ cos 60 डिग्री कितना होता है 1/, तो ये कितना बन जाएगा, आगे देखो ये कितना बनेगा, सबको ठीक करना पड़ेगा। 1/2 तो स्क्वायर कर दोगे, ये कितना बन जाएगा 1/4। यहाँ इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि ये बनेगा 3/4। अब ठीक, 3/4। यहाँ से इसको जो है माइनस करोगे तो ये माइनस नहीं आने वाला है, ये माइनस नहीं आएगा। अब ठीक है, यहां से जब हम लोग कॉस गामा निकालेंगे तो कितना बनेगा 1/2। स्क्वायर जब हटाओगे तो इस साइड पे कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 कितने डिग्री का मान होता है कॉस 60 डिग्री का, और यहाँ से गामा जो है वो कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। उसको ठीक कर लोगे, कभी कभी होता है मिस्टेक हो जाता है लिखने में। चलो आगे चले। cos 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है ना, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो वो 1/2 की जगह पर √3/2 रखा गया था, इसलिए इतना आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a, b फ्रॉम द ओरिजिन। अब बताओ ये सब तो 10वां वाला क्वेश्चन हो गया, समझो जो 10th में जो क्वेश्चन पूछता है वो सब ऐसे ही रहता है, ऐसे ही देखोगे उसमें मिलेगा तुमको कि ओरिजिन से जो है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि 2 ही दिया है तो इसमें भी 0,0 बोलेंगे, और इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं जो कि a, b के बराबर है। तो अगर हमको OP निकालना हो डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, a - 0 इसका स्क्वायर प्लस में b - 0 इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा √a² और प्लस में b²। ये तो 12th वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब पूछा है अलग बात है, बट इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछनी चाहिए कि ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है। चलो अगला देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है, ये देखो 2022 में पूछा है कि अगर कोई लाइन ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है तब इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन के लिए देखो पहले कि हम लोग को डायरेक्शन रेशियो लिखना पड़ता है, तो पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, -2, 4 और -5 है। एक को हम लोग बी मान लेते हैं जो कि 1, 2, 3 है। तो क्या इसका डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर। अगर हमको ए बी का डायरेक्शन रेशियो लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ए बी का लिखना है तो 1 में से इसको माइनस करोगे, तो 1 - -2 इसको एक साथ लिखो, 2 - 4 और अगला क्या हो जाएगा 3 -5। क्या इतना ही बनेगा। अब अगर इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा +3 और ये बन जाएगा -2 और यहाँ माइनस माइनस +8 आ जाएगा। ये इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया।
अब जब ये डायरेक्शन रेशियो मिला तो हमको डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर। अब क्या लिखना है उसके लिए, तो पहले वाले को ये सब बता चुके कि देखो फर्स्ट वाले को उतारोगे और तीनों का स्क्वायर करके प्लस करो और इस पर लगा देना है रूट। अगला क्या हो जाएगा, -2 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा, 8 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। क्या इतना ही होगा? अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना बन जाता है। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाता है। कितना आ रहा था, 3 बाई, अब जब 3 का स्क्वायर 9 होगा, यही लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9 बटा कितना बनेगा 3 बाई 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 9 4 13 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। तो 13 में जो है तुम 64 प्लस करोगे कितना आएगा 77। रूट के अंदर ध्यान रखो, ये बन जाएगा -2 बाई रूट अंडर 77 और ये बन जाएगा 8 बाई रूट 77। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? जब भी दो पॉइंट का जो है, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, तो पहले हमको 2 पॉइंट से पास करने के लिए डायरेक्शन रेशियोज लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग 1 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया, पहले से माइनस था। 2 में से 4 माइनस करोगे -2 आ जाएगा और इसमें से उसको माइनस करोगे 8 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए पहला लिखते हैं और इस सब का स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर सेम ही बट्टे में तो सब में एक ही जैसा रहता है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 और 64 77 यानी 77 आ जाएगा। रूट में लगा करके भाग दे दोगे। कोई दिक्कत यहां तक? अगले क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर। अब ये भी देखोगे तो कब का है, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें एक जगह जो है यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये रूट में रहता है, ये रूट के अंदर है। यानी कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसको अगर हम लोग a माने तो 1, 1, 2 आ जाएगा और इसको अगर हम लोग b माने तो √3 -1 -3 -1 और ये बन जाएगा 4। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर देखोगे तो क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, अच्छा एक मिनट, रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर है, 3 पर है। ध्यान रखो कितना है ये, √3 -1 और ये है -√3 -1 और ये है 4। ये ध्यान रखोगे, वहां जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था। ठीक है, अब बताओ कि हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एक चीज ध्यान रखो, देखो एंगल जब ये पूछा तो एंगल के लिए हम फॉर्मूला बताए कि cos थीटा बराबर तुम लोग फॉर्मूला लगाओगे L1 L2 प्लस में M1 M2 और प्लस में N1 N2। अब बताओ ये डायरेक्शन रेशियो, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना हो तो डायरेक्शन रेशियो इसका 1, 1 और 2 आएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो जो है क्या कितना बनेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड ये और ये वाला फोर्थ वाला आ जाएगा, सही थर्ड वाला आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है तब हमको एंगल निकालना हो तो उसके लिए देखो सेम ही काम कर रहा है कि सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस में B1 B2 और प्लस में C1 C2। ये इसको भी ध्यान रखोगे तुम लोग। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 ये सब निकाल लेते हैं। देखो A1 B1 और C1 यहाँ से लिखा जाएगा, तो A1 कितना के बराबर है 1 के, B1 कितना के बराबर है 1 के और C1 कितना के बराबर है 2 के। अगर हम लोग A2 की बात करें तो ये कितना है √3 माइनस में 1। अगर हम लोग B2 की बात करें तो ये कितना है, तो -√3 -1 और अगर हम लोग C2 की बात करें तो ये कितना है 4 के बराबर है। ये निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। अब देखो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला अगर लगाओगे यहाँ से cos थीटा का तो लिखना है A1 A2। cos थीटा बराबर हम लोग को क्या लिखना है A1 A2
तो a1 a2 जो है a1 कितना है 1 के बराबर और a2 देखोगे कितना है तो √3 और माइनस में 1 के बराबर प्लस b1 b2 b1 कितना के बराबर 1 के और ये है -√3 और -1 प्लस c1 c2 तो c1 है 2 और c2 कितना के बराबर है 4 के। अब इसको सॉल्व कर लो देखो कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही रह जाएगा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 -1 और ये बन जाएगा 8 क्या -√3 प्लस √3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा -2 और प्लस में 8 यानी कि 6 के बराबर। तो cos थीटा अपना कितना आ गया 6 के बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा तो cos इनवर्स 6 ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? जब भी जो है इस टाइप से देगा कि अगर कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और एंगल बताइए तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जिसमें a1 b1 इस सब का मान निकाल लोगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है आगे चले अगला क्वेश्चन देखो क्या करना है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया ना जैसा पीछे बनाए सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना जैसा क्वेश्चन जो पीछे बनाए हो वैसा ही क्वेश्चन है ना। इसका तुमसे क्या पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो बताइए। आप बताओ 2 पॉइंट दिया है एक पॉइंट है तुम्हारा 5,6, -3 और एक पॉइंट दिया हुआ है तुमको 1, -6, 3। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो नहीं निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी और ये कितना के बराबर होगा तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x2 - x1 यानी कि 1 - 5 हो जाएगा -6 हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा तो कितना बन जाएगा ये -4 -12 और ये माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा 6। डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा है तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए क्या करोगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी कितना आ जाएगा -4 बाई √4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। अगला लिखना हो कितना हो जाएगा -12 बाई √4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर और प्लस में कितना है 6 का स्क्वायर। अगला हो जाएगा 6 बाई √4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके तुम लोग लिख लोगे कितना आएगा। ठीक है इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -4 बाई 4 का स्क्वायर 16 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा तो 16 और जो है कितना हो जाएगा 44 160 और फिर उसमें जो है 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 36 तो 160 में जो है अगर हम लोग 36 प्लस करते 196 के आसपास आएगा शायद। जोड़ करके तुम लोग देख लेना कितना आता है सब तो एक ही जैसा आएगा ना। इतना ही आनी चाहिए 60 और प्लस 30 90 और उसमें 6 प्लस कर देंगे। ठीक है तो इतनी बात ध्यान रखोगे। मेन जो है कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा एंगल दिया रहे तब कैसे निकालना है डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तब कैसे निकालना है इतनी बात का ध्यान रखोगे। ठीक है तो आज हम लोग जो है क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जितनी बात बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसका रिवीजन करो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड होगा और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की अगर कोई लाइन है और वो अगर स्पेस में है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है। तो ये जब पूरा रिवीजन रहेगा अच्छे से जो है बात पकड़ में आ जाएगी। पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट जो अच्छे से अगर मान के चलो डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आगे दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।